एपिसोड 6 अग्निपथ। ऑपरेशन थिएटर के भीतर का सन्नाटा बाहर हो रहे तांडव से बिल्कुल उलट था। बिजली गुल हो चुकी थी। वे 5 सेकंड आश्वत के जीवन के सबसे लंबे 5 सेकंड थे। बाहर से आती धमाकों की गूंज और रुद्रिका की वो आखिरी चीख आश्वत के तानों में किसी खौफनाक सुई की तरह चुभ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन एक सर्जन के हाथ भावनाओं के गुलाम नहीं हो सकते थे। जनरेटर चालू करो, आश्वत अंधेरे में चिल्लाया। तभी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ लाल रंग की इमरजेंसी लाइट्स जल उठीं। आश्वत ने देखा कि उसका हाथ अनामिका की एक मुख्य नस से महज 1 मिलीमीटर दूर था। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और पसीना पहुंचते हुए फिर से काम में जुट गया। लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी ओटी के उस भारी दरवाजे के पार था, जहां रुद्रिका अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। बाहर बेस का मुख्य प्रांगण शमशान बन चुका था। केन अपनी फ्लेम थ्रोअर से आग की लपटें बरसा रहा था। रुद्रिका ने जिस लोहे के ड्रम के पीछे शरण ली थी, वो अब तप कर लाल होने लगा था। रुद्रिका का कंधा, जहां गोली लगी थी, अब आग की गर्मी से बुरी तरह टीस रहा था। बाहर आओ रुद्रिका, तुम एक योद्धा की तरह मरना चाहती थी, तो आज तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी। केन की आवाज आग की लपटों के बीच गूंजी। रुद्रिका ने अपने जख्मी कंधे को देखा। पट्टी खून से पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी आंखों में धुंधलापन छा रहा था। लेकिन तभी उसे आश्वत का वो चेहरा याद आया जब उसने कहा था, वापस आना डॉक्टर। अभी नहीं केन, अभी मुझे बहुत से हिसाब बराबर करने हैं, रुद्रिका ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपनी आखिरी स्मोक ग्रेनेड निकाली और उसे जमीन पर दे मारा। सफेद गाढ़े धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। केन ने अंधाधुंध आग छोड़नी शुरू की, लेकिन रुद्रिका अब वहां नहीं थी। वो साए की तरह बर्फ पर रेंगते हुए केन के पीछे पहुंच गई। उसने अपनी बेल्ट से एक छोटा कॉम्बैट चाकू निकाला। पीछे देखो गद्दार। जैसे ही केन मुड़ा, रुद्रिका ने चीते जैसी फुर्ती से उसके भारी सूट के जोड़ पर वार किया। चाकू केन के घुटने के पीछे गहरे तक धंस गया। केन दर्द से दहाड़ा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी फ्लेम थ्रोअर हाथ से छूट गई। रुद्रिका ने उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका हेलमेट दूर जा गिरा। लेकिन केन ने भी पलटवार किया और रुद्रिका के जख्मी कंधे पर अपना भारी हाथ दे मारा। रुद्रिका की एक चीख निकल गई और वो दूर जा गिरी। इधर आश्वत ने अनामिका के दिमाग से पहला नैनोचिप बाहर निकाल लिया था। ये एक छोटा सा मकड़ी जैसा दिखने वाला यंत्र था, जो अभी भी नीली रोशनी छोड़ रहा था। 1 निकल गया, 3 और बाकी हैं, आश्वत ने खुद से कहा। तभी मॉनिटर पर पल्स गिरने लगी। अनामिका का शरीर कांपने लगा। दीदी नहीं, मेरे साथ रहिए। आश्वत ने देखा कि चिप को निकालते ही अनामिका का दिमाग शॉक में जा रहा था। उसे तुरंत एक न्यूरो स्टेबलाइजर इंजेक्शन देना था, लेकिन वो रैक दूसरी तरफ थी। उसी वक्त ओटी का दरवाजा धड़ाम से खुला। एक नकाबपोश कमांडो अंदर घुसा। उसने अपनी राइफल सीधे आश्वत के सिर पर तानी। ऑपरेशन बंद करो डॉक्टर, मास्टर का आदेश है, कमांडो ने ठंडी आवाज में कहा। आश्वत ने अपने हाथ ऊपर नहीं किए। उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ी हुई सर्जिकल कैंची को कसकर पकड़ा। मेरी बहन की जान दांव पर है, अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगा। अकेले, बिना हथियार के? कमांडो हंसा। मैं अकेला नहीं हूं, आश्वत ने कहा और अचानक पैर के नीचे का पैडल दबाया। ओटी की भारी ऑक्सीजन मशीन का स्टैंड लुढ़क कर कमांडो के पैरों से टकराया। जैसे ही उसका संतुलन बिगड़ा, आश्वत ने बिल्ली जैसी फुर्ती से उसकी गर्दन पर कैंची से वार किया। खून का फव्वारा छूटा और कमांडो फर्श पर गिर पड़ा। आश्वत ने बिना एक पल गवाए इंजेक्शन उठाया और अनामिका के सीने में सीधे उतार दिया। मॉनिटर की आवाज फिर से स्थिर होने लगी। आश्वत के हाथ अब खून से सने थे, मरीज के नहीं, दुश्मन के खून से। बाहर केन ने रुद्रिका का गला अपने मजबूत हाथों से दबोच लिया था। रुद्रिका का दम घुट रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। तुम्हें क्या लगा, तुम एक मामूली लड़की होकर मेरा सामना करोगी? केन ने उसे हवा में उठा लिया। रुद्रिका की नजरें धुंधली हो रही थीं। तभी उसे जमीन पर गिरी हुई फ्लेम थ्रोअर की पाइप दिखाई दी। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपनी पिस्तौल निकाली, जो कुछ दूर गिरी थी। उसने सीधे फ्लेम थ्रोअर के फ्यूल टैंक पर गोली चलाई। भूम! एक भयानक धमाका हुआ। केन आग के गोले में तब्दील हो गया। धमाके के दबाव ने रुद्रिका को 10 फीट दूर फेंक दिया। वो बर्फ के एक ढेर पर गिरी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे सिर्फ दूर से आते हेलीकॉप्टर और गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, आश्वत, मैंने अपना वादा पूरा किया, कोई अंदर नहीं गया। ओटी में आश्वत ने आखिरी चिप बाहर निकाल लिया था। जैसे ही आखिरी चिप बाहर आया, अनामिका के चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। उसका बुखार उतरने लगा और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। हो गया दीदी, आप बच गईं। आश्वत ने सिसकते हुए अपना सिर अनामिका के हाथ पर रख दिया, लेकिन तभी उसे बाहर हुआ वो जोरदार धमाका सुनाई दिया। उसका दिल बैठ गया। वो पागलों की तरह ओटी से बाहर भागा। रुद्रिका! बाहर का नज़ारा भयावह था। चारों तरफ आग और धुआं था। कर्नल अर्नव के सैनिक बचे हुए कमांडोज को खदेड़ रहे थे। आश्वत धुएं के बीच भाग रहा था। उसकी सफ़ेद डॉक्टर की एप्रन अब खून और कालिक से काली हो चुकी थी। तभी उसे बर्फ के ढेर पर एक काली जैकेट दिखी। रुद्रिका! आश्वत उसके पास पहुंचा और उसे अपनी गोदी में उठा लिया। रुद्रिका का चेहरा पूरी तरह राख से सना था और उसके बालों में बर्फ जमी थी। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि महसूस ही नहीं हो रही थीं। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आश्वत ने उसे झंझोड़ा। उसने तुरंत अपना कोट उतारकर उसे उड़ा दिया और उसके ठंडे हाथों को रगड़ने लगा। रुद्रिका, आंखें खोलो, देखो मैंने दीदी को बचा लिया। हमें वापस जाना है, अयान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आश्वत ने उसके सीने पर अपने कान लगाए। एक बहुत ही क्षीण धड़कन। मेडिक, स्ट्रेचर लाओ जल्दी! आश्वत दहाड़ा। उसने खुद रुद्रिका को अपनी बाहों में उठाया और बेस के मुख्य मेडिकल सेंटर की ओर भागा। वो रो रहा था, लेकिन उसके पैर नहीं लड़खड़ा रहे थे। उसने आज मौत से अपनी बहन को छीना था और अब वो अपनी मोहब्बत को छीनने जा रहा था। अस्पताल का वो कोना जहां समय ठहर गया था। 4 घंटे बाद बेस के रिकवरी रूम में 2 बिस्तर साथ साथ लगे थे। एक पर अनामिका सो रही थी और दूसरे पर रुद्रिका। रुद्रिका के कंधे की सर्जरी दोबारा की गई थी और उसके शरीर के जलसे हुए हिस्सों पर पट्टियां बंधी थीं। आश्वत उन दोनों के बीच एक कुर्सी पर बैठा था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया था। कर्नल अर्नव अंदर आए और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एक फाइटर है आश्वत। डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है, पर उसे होश आने में समय लगेगा, कर्नल ने कहा। आश्वत ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। कर्नल, लूसीफर और उसके लोग, वो खत्म हो गए? केन मर चुका है, लेकिन लूसीफर का अभी भी कोई सुराग नहीं है। और वो क्रिएटर, उसका एक संदेश आया है। कर्नल ने एक छोटा सा कागज आश्वत की ओर बढ़ाया। शतरंज के खेल में रानी को चोट लगी है, लेकिन राजा अभी भी जीवित है। 21 दिसंबर को मिलते हैं। आश्वत ने उस कागज को अपनी मुट्ठी में भींच दिया। उसने रुद्रिका के हाथ को चूमा, जो अभी भी बेहोश थी। 21 दिसंबर, आश्वत ने फुसफुसाया। उस दिन या तो सूरज उगेगा या फिर मैं पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबा दूंगा। पर रुद्रिका, मैं तुम्हें फिर कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। अचानक रुद्रिका की उंगलियों में एक हरकत हुई। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, पर उसने आश्वत के हाथ को हल्के से दबाया। ये एक खामोश वादा था कि वो वापस आएगी। आश्वत के चेहरे पर पहली बार एक राहत भरी मुस्कान आई। उसने बाहर खिड़की से देखा, जहां पहाड़ों के पीछे से सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। एक खूनी रात का अंत हो गया था, लेकिन एक नए और अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। हिमालय की पहाड़ियों पर मचे उस खूनी तांडव को बीते 3 दिन हो चुके थे। सैन्य बेस की कठोरता अब धीरे धीरे एक शांत मठ जैसी शांति में बदल रही थी। बाहर बर्फबारी रुक चुकी थी और गुनगुनी धूप सफेद चोटियों पर गिरकर उन्हें पिघले हुए सोने जैसा बना रही थी। लेकिन असली गर्माहट बेस के उस लकड़ी के केबिन के भीतर थी, जहां जिंदगी ने मौत को हरा दिया था। रुद्रिका अब होश में थी। वो बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी थी। उसके बाएं कंधे पर एक सफेद आर्थोपेडिक स्लिंग बंधा था। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी माफिया वाली चमक वापस आ रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां ऊंचे चीड़ के पेड़ बर्फ से लदे खड़े थे। तभी दरवाज़ा खुला और आश्वत हाथ में एक ट्रे लिए अंदर आया। उसने आज अपनी डॉक्टर वाली सफ़ेद एप्रॉन उतार दी थी और एक गहरा नीला स्वेटर पहन रखा था। उसकी दाढ़ी थोड़ी बढ़ गई थी, जो उसके चेहरे को और भी गंभीर और आकर्षक बना रही थी। मरीज को अभी बाहर देखने की अनुमति नहीं है, आश्वत ने एक बनावटी सख्ती के साथ कहा और ट्रे को मेज पर रख दिया। रुद्रिका मुड़ी और उसे देखकर एक फीकी लेकिन खूबसूरत मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। और डॉक्टर को अपने मरीज पर इतनी पाबंदी लगाने की अनुमति किसने दी? आश्वत उसके पास आया और सूप का कटोरा उठाया।
उस शख्स ने जिसने पिछले 72 घंटों से अपनी पलकें नहीं झपकाईं ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि तुम्हारी धड़कनें सही चल रही हैं। आशवत बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने एक चम्मच सूप उठाया और उसे ठंडा करने के लिए धीरे से फूंक मारी। रुद्रिका उसे एकटक देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे ये रईस डॉक्टर, जिसके एक इशारे पर सैकड़ों नौकर खड़े हो जाते थे, आज उसके लिए एक नर्स की तरह सेवा कर रहा था। आशवत, मैं खुद पी सकती हूँ, रुद्रिका ने धीमे से कहा, पर उसकी आवाज़ में वो जिद नहीं थी। चुपचाप पी लो रुद्रिका, वरना मुझे एक डॉक्टर की तरह तुम्हें मेडिकल ऑर्डर देना पड़ेगा। आशवत ने मुस्कुराते हुए चम्मच उसके होठों के पास किया। रुद्रिका ने सूप पिया। सूप की गर्माहट उसके शरीर में फैल गई, लेकिन आशवत की नज़रों की तपिश कुछ और ही कह रही थी। सूप खत्म करने के बाद आशवत ने ट्रे साइड में रखी और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। दीदी कैसी हैं? रुद्रिका ने पूछा। अनामिका अब ठीक है, वो अयान के साथ खेल रही है। उसके दिमाग से वे चिप्स निकलने के बाद वो पहली बार इतनी शांत और सामान्य दिख रही है। लेकिन आशवत थोड़ा रुक गया। उसे अभी भी वो रात याद नहीं है। शायद उसके दिमाग ने उस सदमे को कहीं बहुत गहरा दफन कर दिया है। रुद्रिका ने आशवत के हाथ पर अपना दबाव बढ़ाया। समय दो उसे आशवत, वो वापस आएगी। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। धूप अब खिड़की से छनकर उनके हाथों पर गिर रही थी। आशवत ने अपना सिर झुकाया और रुद्रिका की हथेली को चूमा। जब तुम उस धमाके के बाद बर्फ में गिरी थी, आशवत की आवाज़ भारी हो गई। मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को जिंदा रखने में गुजारी है, पर उस दिन मुझे समझ आया कि तुम्हारे बिना मेरा जिंदा रहना भी बेमतलब है। रुद्रिका की आंखों के कोनों में आंसू तैराए। उसने अपनी उंगलियों से आशवत के बालों को धीरे से सहलाया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी नफरत और इंतकाम के साए में जी है आशवत। मुझे लगा था कि मेरा अंत भी किसी गली में एक बेनाम गोली से होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे लिए अपनी रातों की नींद हराम करेगा। आशवत उठा और उसकी चेहरे के बिल्कुल करीब आया। उसकी सांसें रुद्रिका के गालों से टकरा रही थी। तुम सिर्फ एक अपराधी नहीं हो मेरे लिए रुद्रिका, तुम वो ताकत हो जिसने मुझे खुद से लड़ना सिखाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शायद उस पल से ही जब तुमने पहली बार मुझ पर पिस्तौल तानी थी। रुद्रिका हल्के से हंसी, एक सिसकी के साथ। कितने अजीब हो तुम, तुम्हें मौत से प्यार हो गया? नहीं, आशवत ने उसके होठों के पास फुसफुसाते हुए कहा। मुझे उस जिंदगी से प्यार हो गया जिसने मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। आशवत धीरे से झुका और उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया। ये चुंबन पिछले चुंबन जैसा नहीं था। इसमें विदाई का डर नहीं था, बल्कि एक नया वादा था। ये धीमा, गहरा और जज्बातों से भरा था। रुद्रिका ने अपना स्वस्थ हाथ उसके गले में डाल दिया और उसे अपने और करीब खींच लिया। उस पल के लिए ना कोई द सन था, ना लूसीफर, और ना ही 21 दिसंबर का वो खौफनाक दिन। वहाँ सिर्फ दो लोग थे जो एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढ रहे थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग गया। कर्नल अर्नव ने उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया था, लेकिन बेस की सुरक्षा अभी भी कड़ी थी। आशवत ने केबिन की चिमनी में आग जला दी थी। लकड़ियों के चटकने की आवाज़ कमरे को और भी रूमानी बना रही थी। रुद्रिका अब आशवत के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। अनामिका को क्या बताया तुमने? रुद्रिका ने पूछा। उसे लगता है कि हम एक लंबी छुट्टी पर आए हैं और उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से उस नर्क की यादों में जाए। तभी दरवाजे पर एक सिपाही आया और उसने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा आशवत को दिया। सर, ये बेस के गेट पर मिला है। इस पर कोई नाम नहीं है, बस आपके लिए एक नोट है। आशवत ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी चांदी की घड़ी थी, वही घड़ी जो आशवत के पिता की थी और जो सालों पहले चोरी हो गई थी। बक्से में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी था। रुद्रिका की आंखें सिकुड़ गईं। क्या लिखा है? आशवत ने नोट पढ़ा। यादें कभी नहीं मरती, वे बस सोने का इंतजार करती हैं। 21 दिसंबर को घड़ी की सुइयां जब मिलेंगी, तब सच का सूरज उगेगा। क्रिएटर। आशवत ने उस घड़ी को देखा। वो चल रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सामान्य घड़ियों जैसी नहीं थी। उसमें एक बहुत ही धीमी बीप की आवाज़ आ रही थी। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, आशवत ने उसे गौर से देखते हुए कहा। ये एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है। क्रिएटर हमें ट्रैक कर रहा है रुद्रिका। वो चाहता है कि हम 21 दिसंबर को उसी स्थान पर हों जहां वो हमें बुलाना चाहता है। रुद्रिका बिस्तर से उतरी। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर एक योद्धा वाली सख्ती आ गई। तो हम वहीं जाएंगे, लेकिन इस बार हम उसके नियमों पर नहीं, अपने नियमों पर खेलेंगे। आशवत ने उसे सहारा दिया और उसकी आंखों में देखा। अगले 7 दिन हमारे पास अपनी सेना तैयार करने के लिए हैं। अनामिका की यादों का वो आखिरी हिस्सा, वही हमें उस तक ले जाएगा। दोनों खिड़की के पास खड़े होकर उस ढलते सूरज को देख रहे थे।
उन्हें पता था कि ये शांति बहुत छोटी है। 21 दिसंबर आने वाला था और वो अपने साथ या तो सब कुछ मिटा देने वाला अंधकार लाएगा या फिर एक ऐसी सुबह जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आश्वत ने रुद्रिका की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। जो भी होगा हम साथ होंगे। रुद्रिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मरते दम तक डॉक्टर। 21 दिसंबर, साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। हिमालय की शून्य घाटी में तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे गिर चुका था। बर्फीली हवाएं किसी भूखे भेड़िए की तरह चीख रही थी। घाटी के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित वो प्राचीन मंदिर, जिसे काल भैरव मंदिर कहा जाता था, बादलों के बीच किसी प्रेत की तरह खड़ा था। आश्वत, रुद्रिका और अनामिका उस बर्फीले रास्ते पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कर्नल अर्नव की टीम ने घाटी के नीचे घेरा बना लिया था, लेकिन ऊपर जाने की अनुमति केवल इन तीनों को मिली थी। क्रिएटर का सख्त संदेश था, अगर कोई भी सैनिक ऊपर आया तो अनामिका के दिमाग का बैकअप सर्वर रिमोटली उड़ा दिया जाएगा। आश्वत ने अनामिका का हाथ कसकर थाम रखा था। अनामिका की आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी, जैसे वो किसी सम्मोहन यानी हिप्नोसिस में हो। रुद्रिका, जिसका कंधा अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, अपने हाथ में एक विशेष स्कैम्प राइफल लिए चारों ओर चौकस नजरें गड़ाए हुए थी। हम पहुंच गए, आश्वत ने भारी सांस छोड़ते हुए कहा। उनके सामने मंदिर का विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिस पर वही आधा सूरज और आंख का निशान खुदा हुआ था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, दरवाजा अपने आप एक भारी गूंज के साथ खुल गया। मंदिर के भीतर का नज़ारा किसी आधुनिक लैब और प्राचीन गुफा का मिश्रण था। चारों तरफ मशालें जल रही थीं, लेकिन बीचों बीच एक विशाल होलोग्राफिक प्रोजेक्टर लगा था। मंदिर की दीवारों पर हजारों साल पुराने मंत्रों के बीच कंप्यूटर कोड्स लिखे हुए थे। स्वागत है आश्वत, मैंने कहा था कि हम 21 दिसंबर को मिलेंगे। एक आवाज़ पूरे मंदिर में गूंजी। ये वही मशीनी आवाज़ थी, लेकिन इसमें अब एक अजीब सी आत्मीयता थी। सामने आओ, कायरों की तरह छिपना बंद करो, रुद्रिका ने चिल्लाकर अपनी गन तानी। धैर्य रखो माफिया क्वीन, आज के दिन नफरत नहीं सत्य का उत्सव होना चाहिए, आवाज़ ने कहा। अचानक मंदिर के मुख्य सिंहासन के पीछे से एक साया रोशनी में आया। वो आदमी व्हीलचेयर पर नहीं था, वो सीधा खड़ा था। उसने एक सफ़ेद लंबा कोट पहना था और उसके चेहरे पर एक चांदी का मुखौटा था। मुखौटे वाले आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अनामिका की ओर इशारा किया। अनामिका, बेटे, घर वापस आ जाओ। अनामिका, जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, अचानक डगमगाते कदमों से उस आदमी की ओर बढ़ने लगी। दीदी रुकिए, आश्वत ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन मंदिर की छत से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, जिसने आश्वत और रुद्रिका को घुटनों के बल गिरा दिया। उनके शरीर सुन्न हो गए थे। वो नकाबपोश आदमी अनामिका के पास पहुंचा और उसने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। अनामिका ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे कोई खोया हुआ सुकून मिल गया हो। कौन हो तुम? आश्वत ने दांत पीसते हुए पूछा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वही जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाया, वही जिसने तुम्हें सिखाया कि एक डॉक्टर का हाथ कभी कांपना नहीं चाहिए, आदमी ने शांत स्वर में कहा। उसने धीरे से अपना चांदी का मुखौटा उतारा। जैसे ही मुखौटा हटा, आश्वत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके फेफड़ों ने जैसे ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया। उसके सामने जो चेहरा था वो असंभव था। वो चेहरा जिसे आश्वत ने 10 साल पहले अपनी आंखों से चिता की आग में जलते देखा था। पिताजी, आश्वत की आवाज़ उसके गले में ही घुट गई। सामने डॉक्टर आर्यन खन्ना खड़े थे, आश्वत के पिता। खन्ना एम्पायर के असली संस्थापक, जिन्हें दुनिया एक कार हादसे में मृत मान चुकी थी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मैंने अपने हाथों से आपकी अस्थियां चुनी थी, आश्वत पागलों की तरह चिल्लाया। वो एक धोखा था आश्वत, एक बहुत बड़ा और ज़रूरी धोखा, डॉक्टर आर्यन ने अपनी आंखों में एक ठंडी चमक के साथ कहा। सिंडिकेट, डॉक्टर वर्मा, लूसिफर, ये सब मेरे बनाए हुए प्यादे थे। मुझे एक ऐसी तकनीक विकसित करनी थी जो मौत को हरा सके। कोड एक्स कोई हथियार नहीं है आश्वत, ये अमरता की चाबी है। रुद्रिका, जो सदमे में थी, अपनी गन फिर से सीधी की। तो तुमने अपने ही बच्चों का इस्तेमाल किया, अनामिका को 10 साल तक नर्क में रखा ताकि तुम अपनी अमरता पा सको। तुम इंसान नहीं, शैतान हो। डॉक्टर आर्यन हंसे, एक ऐसी हंसी जो मंदिर की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। मानवता की प्रगति के लिए बलिदान जरूरी होते हैं रुद्रिका। तुम्हारे पिता को भी मैंने ही रास्ते से हटाया था, क्योंकि वो मेरे विजन के बीच आ रहे थे। वे पैसों के लालची थे और मैं ज्ञान का भूखा। आश्वत ने लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के नहीं, नफरत के आंसू थे। आपने मेरी माँ को मार डाला, आपने दीदी के दिमाग को एक हार्ड ड्राइव बना दिया, और आप कह रहे हैं कि ये मानवता के लिए है।
आप क्रिएटर नहीं, विनाशक हैं। आश्वत, तुम अभी छोटे हो, डॉक्टर आर्यन ने ठंडेपन से कहा। आज रात जब सूर्य की किरणें इस मंदिर की क्रिस्टल से टकराएंगी तो अनामिका के दिमाग में मौजूद डेटा पूरी दुनिया के इंटरनेट से जुड़ जाएगा। मैं दुनिया के हर इंसान की सोच को कंट्रोल कर सकूंगा। कोई अपराध नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि सब मेरी इच्छा के अनुसार चलेंगे। मैं एक नया ईश्वर हूँ। ईश्वर जान लेता नहीं, जान देता है, आश्वत ने चिल्लाकर कहा। ठीक उसी समय मंदिर की चोटी से एक तेज नीली रोशनी निकली। सूर्य अस्त हो रहा था और ग्रहण की स्थिति बन रही थी। अनामिका का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। उसके दिमाग के चिप्स सक्रिय हो गए थे। अब समय आ गया है, डॉक्टर आर्यन चिल्लाया और एक कंसोल की ओर बढ़ा। रुद्रिका, अभी, आश्वत ने दहाड़ मारी। रुद्रिका ने बिना एक पल गंवाए अपनी राइफल से डॉक्टर आर्यन के हाथ के पास वाले कंसोल पर गोली चलाई। धाएं धाएं, धमाका हुआ और सिस्टम में आग लग गई। डॉक्टर आर्यन पीछे गिर पड़े। बेवकूफ लड़की, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद नहीं किया, मैंने अंत किया है, रुद्रिका ने चिल्लाकर कहा। आश्वत दौड़कर अनामिका के पास पहुंचा जो हवा में झूल रही थी। उसे पता था कि अगर वो डेटा ट्रांसमिशन शुरू हो गया तो अनामिका का दिमाग फट जाएगा। उसने अपनी जेब से वही पुरानी चांदी की घड़ी निकाली जो क्रिएटर ने उसे भेजी थी। उसने महसूस किया कि ये घड़ी कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं थी, बल्कि ये एक किल स्विच थी। उसके पिता ने शायद अपनी बची कुची इंसानियत की वजह से उसे ये आखिरी मौका दिया था। आश्वत ने घड़ी का बटन दबाया। एक जोरदार बिजली का कड़ाका मंदिर के भीतर हुआ। सफेद रोशनी ने सबको अंधा कर दिया। आश्वत को महसूस हुआ कि अनामिका उसके हाथों में गिर रही है। जब रोशनी शांत हुई तो मंदिर में धुआं और सन्नाटा था। अनामिका बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। रुद्रिका आश्वत के पास पहुंची। उसका कंधा खून से लथपथ था, पर वो मुस्कुरा रही थी। वो कहाँ गया? रुद्रिका ने पूछा। आश्वत ने उस सिंहासन की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो चांदी का मुखौटा जमीन पर पड़ा था जो अब बीच से टूट चुका था। डॉक्टर आर्यन खन्ना गायब हो चुके थे, या शायद वो इस धमाके में भाप बन चुके थे। कर्नल अर्णव की टीम मंदिर के भीतर घुस आई। डॉक्टर, आप ठीक हैं? आश्वत ने अपनी बहन को गले से लगा लिया और फपक फपक कर रो पड़ा। उसने आज अपने पिता को 2 बार खोया था, एक बार उनकी मौत पर और आज उनकी इंसानियत की मौत पर। रुद्रिका ने आश्वत के सिर को अपने सीने से लगा लिया। सब खत्म हो गया आश्वत, अब कोई दसन नहीं है। आश्वत ने ऊपर देखा। ग्रहण खत्म हो चुका था। 22 दिसंबर की पहली किरण बादलों को चीरकर बाहर आ रही थी। नहीं रुद्रिका, आश्वत ने टूटी हुई आवाज में कहा, ये अंत नहीं है। पिताजी जिंदा हैं। उन्होंने वो घड़ी मुझे इसलिए दी ताकि मैं उन्हें रोकूं, क्योंकि वो खुद को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे कहीं छिपे हैं और जब तक वे जिंदा हैं दुनिया सुरक्षित नहीं है। रुद्रिका ने अपनी गन लोड की और आश्वत की आंखों में देखा। तो फिर हम उन्हें ढूंढेंगे एक साथ। आश्वत खड़ा हुआ। उसने अपनी बहन को कर्नल के हवाले कर दिया और रुद्रिका का हाथ थाम लिया। सूर्य की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी। वे अब एक डॉक्टर और एक माफिया नहीं थे, वे 2 शिकारी थे जो अंधेरे के सबसे बड़े सौदागर का पीछा करने वाले थे। 6-2 मुंबई की सुबह आज अलग थी। अरब सागर के लहरें खन्ना कॉरपोरेशन की मुख्य इमारत के शीशों से टकराकर एक नई चमक पैदा कर रही थी। 10 साल के लंबे और खूनी इंतजार के बाद आज वो दिन था जब खन्ना एम्पायर को उसका असली वारिस मिलने वाला था। लेकिन ये जीत मीठी नहीं थी। इसमें विश्वासघात का कड़वा स्वाद और आने वाले विनाश की आहट घुली हुई थी। आश्वत खन्ना अपने पिता के विशाल केबिन में खड़ा था। ये वही कमरा था जहां से डॉक्टर आर्यन खन्ना ने अपनी मौत का नाटक रचा था और पूरी दुनिया को शतरंज की बिसात बना दिया था। आश्वत ने एक गहरे काले रंग का 3 पीस सूट पहना था। उसका चेहरा साफ सुथरा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे उन रातों की गवाही दे रहे थे जो उसने अपने पिता के छोड़े हुए डिजिटल डेटा को डिकोड करने में बिताई थी। मेज पर कर्नल अर्णव और रुद्रिका खुराना बैठे थे। रुद्रिका ने आज अपनी कॉम्बैट ड्रेस छोड़ दी थी और एक फॉर्मल मरून सूट पहना था, जिसमें वो किसी कॉर्पोरेट शार्प शूटर जैसी लग रही थी। उसका हाथ अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसने स्लिंग हटा दी थी। अनामिका कैसी है? रुद्रिका ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में आश्वत के लिए वो खास नरमी थी जो केवल वो सुन सकता था। वो सुरक्षित है, आश्वत ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। उसे एक गुप्त फार्म हाउस पर रखा गया है। उसकी यादें धीरे धीरे वापस आ रही हैं, लेकिन वो अभी भी सदमे में है कि जिस पिता को उसने मरते देखा था वही उसके साथ हो रहे टॉर्चर का सूत्रधार था। कर्नल अर्णव ने अपनी ब्रीफकेस से एक फाइल निकाली और मेज पर पटक दी। आश्वत,
हमें जश्न मनाने का वक्त नहीं मिला है। डॉक्टर आर्यन खन्ना ने सिर्फ एक लैब नहीं बनाई थी। मंदिर में मिले उस डेटा के मुताबिक उन्होंने दुनिया भर के 12 मुख्य शहरों में स्लीपर सेल स्थापित किए हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दुबई, हर जगह खन्ना फार्मा के नाम पर ऐसी लैब चल रही हैं जहां कोड एक्स का उन्नत संस्करण तैयार किया जा रहा है। आश्वत मेज की ओर पलटा। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। पिताजी ने सिर्फ तकनीक नहीं बनाई थी कर्नल, उन्होंने एक ऐसा जाल बनाया था जो मानवता के डीएनए को बदलने की ताकत रखता है। वो जहां भी छिपे हैं वो उन स्लीपर सेल्स को सक्रिय करने का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा अगला कदम क्या है? रुद्रिका ने अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाते हुए पूछा। हम पुलिस या इंटरपोल पर भरोसा नहीं कर सकते। द सन के लोग सिस्टम के भीतर हर जगह मौजूद है। आश्वत ने मेज पर एक डिजिटल नक्शा खोला। हम अपनी खुद की सेना बनाएंगे, एक ऐसी फोर्स जो कानून की किताबों से नहीं बल्कि वफादारी और इंसाफ के उसूलों पर चलेगी। कर्नल, मुझे आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सबसे बेहतरीन दिमाग चाहिए। रुद्रिका, मुझे तुम्हारे पुराने सिंडिकेट के वो लोग चाहिए जो वफादार हैं और जिन्हें अंधेरे में लड़ना आता है। इसका नाम क्या होगा? कर्नल अर्नव ने पूछा। द फीनिक्स, आश्वत ने कहा, क्योंकि हम उस राख से पैदा हुए थे जो पिताजी ने हमारे पीछे छोड़ी थी। अगले कुछ घंटों तक उस केबिन में एक ऐसी योजना तैयार की गई जो दुनिया की किसी भी खुफिया मिशन से बड़ी थी। आश्वत ने खन्ना एम्पायर का 50% हिस्सा इस टास्क फोर्स के लिए आवंटित कर दिया। रुद्रिका, तुम इस फोर्स की फील्ड कमांडर होगी, आश्वत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारा अनुभव ही हमें उन स्लीपर सेल्स तक पहुंचाएगा। रुद्रिका उठी और आश्वत के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। और तुम डॉक्टर, तुम क्या करोगे? आश्वत ने कहा, मैं इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग रहूंगा। मैं उन लैब के वैज्ञानिक पहलुओं को समझूंगा और पिताजी के उस जहरीले कोड को बेअसर करने का एंटीडोट बनाऊंगा। लेकिन याद रखना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है। हम अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। शाम के वक्त जब कर्नल अर्नव चले गए, आश्वत और रुद्रिका केबिन की बालकनी पर खड़े थे। मुंबई की रोशनियां नीचे किसी मोतियों के हार की तरह चमक रही थीं। रुद्रिका ने आश्वत की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। आश्वत, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि इस जंग में हम एक दूसरे को खो देंगे? आश्वत ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हर पल रुद्रिका, हर पल मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें फिर से उस बर्फ में गिरते हुए देखूंगा। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि तुमने मुझे हारना नहीं सिखाया, तुमने मुझे लड़ना सिखाया है। उसने रुद्रिका के माथे को चूमा। ये प्रेम कहानी किसी सामान्य जोड़े जैसी नहीं है। हमारे बीच गोलियां हैं, साजिशें हैं और एक पागल पिता का साया है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब ये सब खत्म होगा, हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ सूरज कभी नहीं डूबेगा। रुद्रिका ने मुस्कुराते हुए उसका गला पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचा। डॉक्टर साहब, आप वादे बहुत करते हैं, लेकिन अभी के लिए बस मुझे ये पता होना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं। आश्वत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। हमेशा। तभी आश्वत के फोन पर एक इनक्रिप्टेड मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। क्या हुआ? रुद्रिका ने पूछा। पहला स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गया है। दुबई के खन्ना मेडिकेयर के एक सेंटर में एक अज्ञात वायरस का हमला हुआ है। 7 लोग मारे गए हैं और उनके लक्षण वही हैं जो कोड एक्स के शुरुआती ट्रायल में थे। रुद्रिका ने अपनी गन बेल्ट उठानी शुरू की। तो हमारा पहला मिशन तय हो गया। आश्वत ने खिड़की से दूर देखा, जहां एक निजी जेट रनवे पर तैयार खड़ा था। द फीनिक्स उड़ान भरने के लिए तैयार है। कर्नल अर्नव को सूचित करो, हम 2 घंटे में दुबई के लिए निकल रहे हैं। युद्ध का नया अध्याय शुरू हो चुका था। आश्वत खन्ना अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, वो एक साम्राज्य का रक्षक था और रुद्रिका खुराना उसकी वो तलवार थी जो किसी भी ढाल को चीरने की ताकत रखती थी। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकले, आश्वत ने अपने पिता की उस टूटी हुई चांदी की घड़ी को मेज पर छोड़ दिया। उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन भविष्य अभी भी एक रहस्यमय कोहरे में लिपटा हुआ था। एपिसोड 7। दुबई की रात हमेशा चकाचौंध से भरी होती है, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूने की होड़ करती हैं और सड़कों पर दौड़ती सुपर कारें अमीरी का प्रदर्शन करती हैं। लेकिन इस रोशनी के नीचे एक गहरा काला सच छिपा था। दुबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के पास स्थित एक निजी विला में खन्ना मेडिकेयर के कर्मचारियों की रहस्यमयी मौत ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हड़कंप मचा दिया था। आश्वत खन्ना और रुद्रिका खुराना एक निजी जेट से दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर उतरे।
उनके पास न तो कोई पासपोर्ट था, न ही कोई सरकारी रिकॉर्ड। कर्नल अर्नब के संपर्कों ने उन्हें द फीनिक्स के पहले मिशन के लिए घोस्ट एंट्री दिलाई थी। यहाँ की हवा में भी साजिश की गंध है, रुद्रिका ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाते हुए कहा। उसने एक फिटेड काली चमड़े की पैंट और रेशमी टॉप पहना था, जिसके भीतर उसके हथियार छिपे थे। आश्वत ने अपना टैबलेट चेक किया। 7 मौतें हुई हैं रुद्रिका। मरने वालों के शरीर में वही न्यूरोटॉक्सिन पाया गया है जो पिताजी के कोड X का हिस्सा था, लेकिन इस बार ये हवा के जरिए फैल रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने वायरस को एरोजोल में बदल दिया है। उनका पहला सुराग उन्हें दुबई के मशहूर पाम जुमेहरा के एक अंडरग्राउंड क्लब द वॉइड तक ले गया। यहाँ दुनिया भर के हथियार सौदागर, भ्रष्ट राजनेता और जासूस इकट्ठा होते थे। सूचना मिली थी कि यहाँ एक गुप्त नीलामी होने वाली है जहाँ कोड X के नए स्ट्रेन की बोली लगाई जाएगी। हमें अंदर घुसना होगा आश्वत। मैं एक रईस खरीदार बनकर जाऊंगा और तुम मेरी सुरक्षा गार्ड। रुद्रिका ने मुस्कुराते हुए अपनी गन चेक की। सुरक्षा गार्ड? मुझे तो लगा था तुम मुझे अपनी पार्टनर कहोगे। आश्वत ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरी पार्टनर ही हो रुद्रिका, लेकिन यहाँ तुम्हें वो बनना होगा जो तुम सबसे बेहतर हो, एक अदृश्य मौत। जैसे ही वे क्लब के भीतर दाखिल हुए, तेज संगीत और नीली रोशनी ने उनका स्वागत किया। आश्वत ने एक कोने में बैठे एक शख्स को पहचाना। वो यास्मीन जैदी थी, एक पूर्व मोसाद एजेंट जो अब लूसिफर के लिए काम कर रही थी। वो अपनी खूबसूरती और बेरहमी के लिए जानी जाती थी। यास्मीन? पिताजी ने इसे भी खरीद लिया? आश्वत ने फुसफुसाते हुए कहा। क्लब के VIP लाउंज में नीलामी शुरू हुई। एक शीशे के बक्से में एक छोटा सा वायलर रखा था जिसमें सुनहरे रंग का तरल पदार्थ चमक रहा था। देवियों और सज्जनों, ये भविष्य है। इसे किसी भी शहर के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डाल दीजिए और 6 घंटे के भीतर वो पूरा शहर आपके कदमों में होगा। कोई गोली नहीं, कोई बम नहीं, बस एक खामोश मौत। आश्वत ने अपनी बोली लगाई। $1 अरब। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यास्मीन की नज़रें आश्वत पर टिकी। डॉक्टर आश्वत खन्ना अपने पिता की विरासत को खुद ही खरीदने आए हैं? मैं इसे खरीदने नहीं, इसे मिटाने आया हूँ, आश्वत ने खड़े होकर कहा। तभी हॉल के दरवाजे बंद हो गए। यास्मीन के बॉडीगार्ड्स ने अपनी बंदूकें निकाल ली। मुझे पता था तुम आओगे। डॉक्टर आर्यन ने कहा था कि तुम अपनी बहन को बचाने के बाद शांत नहीं बैठोगे। रुद्रिका, अब! आश्वत चिल्लाया। अंधेरे से एक साया निकला। रुद्रिका ने छत के झूमर पर लटक कर गोलियां बरसानी शुरू की। धाएं धाएं धाएं! क्लब में चीख पुकार मच गई। रुद्रिका ने अपनी दोनों पिस्तौलों से यास्मीन के गार्ड्स को ढेर करना शुरू किया। वो एक नाचती हुई बिजली की तरह लग रही थी। उसकी फुर्ती के सामने भारी भरकम गार्ड्स बेबस थे। आश्वत सीधे मंच की ओर भागा। उसका लक्ष्य वो सुनहरी वायलर थी। यास्मीन ने अपनी जांग से एक खंजर निकाला और आश्वत पर हमला किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से पाला है आश्वत, तुम्हें असली दुनिया का अंदाजा नहीं है। आश्वत ने वार को बचाया और यास्मीन की कलाई पकड़ ली। यास्मीन, मैं एक सर्जन हूँ। मुझे पता है कि किस नस को काटने से इंसान जिंदा रहता है और किसे काटने से वो मर जाता है। आश्वत ने एक प्रोफेशनल दांव का इस्तेमाल करते हुए यास्मीन को जमीन पर पटक दिया और वायलर उठा लिया। लेकिन तभी उसने देखा कि वायलर के नीचे एक टाइमर लगा था। ये एक जाल है, आश्वत चिल्लाया। टाइमर पर केवल 30 सेकंड बचे थे। अगर वो वायलर वहीं फटती तो पूरे क्लब में मौजूद सैकड़ों लोग मारे जाते। रुद्रिका, बाहर निकलो, ये फटने वाला है। रुद्रिका ने आखिरी गार्ड को धूल चटाई और आश्वत की ओर दौड़ी। इसे खिड़की से बाहर फेंको आश्वत। आश्वत ने बुलेट प्रूफ कांच पर एक जोरदार मुक्का मारा और अपनी मेडिकल किट से एक पोर्टेबल लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे निकाला। उसने वायलर को जमने के लिए स्प्रे किया ताकि केमिकल रिएक्शन धीमा हो जाए। उसने कांच तोड़कर उसे समुद्र की ओर फेंक दिया। भूम! समुद्र के पानी में एक तेज धमाका हुआ और नीली रोशनी का एक फव्वारा छूटा। वायरस पानी में निष्क्रिय हो गया, लेकिन धमाके का झटका इतना तेज था कि आश्वत और रुद्रिका क्लब की खिड़की से बाहर की ओर गिर पड़े। रुद्रिका ने हवा में ही आश्वत का हाथ पकड़ लिया और दूसरी तरफ की बालकनी को थाम लिया। वे जमीन से 30 मंजिल ऊपर लटके हुए थे। हर मिशन पर हमें खिड़कियों से कूदना जरूरी है क्या रुद्रिका? आश्वत ने हाँफते हुए पूछा। आश्वत ने नीचे देखा जहां यास्मीन के लोग उन्हें घेरने के लिए नीचे आ रहे थे। अगली बार हम लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, वादा करता हूँ।
वे बालकनी से रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और एक खड़ी लैम्बोर्गिनी में सवार होकर रेगिस्तान की ओर भाग निकले। पीछे से यास्मीन की काली एसयूवी गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं। दुबई की सुनसान रेगिस्तानी सड़कों पर रफ्तार का खेल शुरू हुआ। आश्वत गाड़ी चला रहा था और रुद्रिका सनरूफ से बाहर निकलकर पीछे आ रही गाड़ियों के टायरों पर निशाना लगा रही थी। आश्वत, वे हमें घेर रहे हैं, रुद्रिका ने चिल्लाकर कहा। तभी ऊपर से एक और हेलीकॉप्टर उभरा। आश्वत को लगा कि ये लूसिफर के लोग हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। द फीनिक्स, दिस इज़ कर्नल अर्नब, बैकअप आ गया है। हेलीकॉप्टर से भारी मशीन गन की फायरिंग हुई और यास्मीन की गाड़ियों के पड़खच्चे उड़ गए। यास्मीन की गाड़ी पलट गई और वो धूल के गुबार में गायब हो गई। सुबह के 4 बज रहे थे। आश्वत और रुद्रिका रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े थे। कर्नल अर्नब की टीम ने इलाके को सील कर दिया था। आश्वत ने उस टूटी हुई वायलर के अवशेषों को देखा। ये सिर्फ एक टेस्ट था रुद्रिका। यास्मीन ने जो बेचा वो असली कोडेक्स नहीं था, वो सिर्फ हमें यहाँ बुलाने के लिए एक चारा था। रुद्रिका ने अपना हाथ आश्वत के कंधे पर रखा। वो थक चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई थी। अगर ये चारा था तो असली मछली कहाँ है? आश्वत ने अपना टैबलेट खोला। उसे यास्मीन के सर्वर से एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड फाइल मिली थी। फाइल का नाम था प्रोजेक्ट ईडन और उसका लोकेशन दुबई नहीं बल्कि लंदन दिखा रहा था। पिताजी लंदन में हैं, आश्वत ने बुदबुदाया। वहाँ खन्ना एम्पायर का सबसे पुराना रिसर्च सेंटर है। कर्नल अर्नब पास आए। तुम दोनों ने आज सैकड़ों जानें बचाई हैं, लेकिन खेल अब और ख़तरनाक होने वाला है। लूसिफर ने द फीनिक्स के खिलाफ एक डेथ वारंट जारी कर दिया है। आश्वत ने रुद्रिका की ओर देखा और उसके चेहरे पर जमी धूल को प्यार से साफ किया। तो फिर हम उन्हें इंतज़ार क्यों कराएं? लंदन की टिकट बुक कीजिए कर्नल। इस बार हम छिपकर नहीं, द फीनिक्स के झंडे के नीचे जाएंगे। रुद्रिका ने मुस्कुराकर अपनी गन वापस अपनी बेल्ट में डाली। लंदन की बारिश में खून बहाने का अपना ही मज़ा होगा, क्यों डॉक्टर? आश्वत ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रेगिस्तान की ठंडी हवा में उनकी एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जहां प्यार और मौत एक दूसरे की हमसफर थे। 1 लंदन की सर्द रात और थेम्स नदी के ऊपर मंडराता घना कोहरा किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। बिग बेन की घड़ियां रात के 2 बजने का ऐलान कर रही थी। आश्वत और रुद्रिका लंदन आई के पास एक पुरानी जेटी पर खड़े थे। प्रोजेक्ट ईडन का सुराग उन्हें इसी सुनसान इलाके में ले आया था। लंदन की ये शांति मुझे दुबई के शोर से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही है, रुद्रिका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने एक लंबी ओवरकोट पहनी थी जिसके भीतर 2 टैक्टिकल खंजर और एक साइलेंसर वाली पिस्तौल छिपी थी। आश्वत ने अपने हाथ में पकड़े हुए बायो ट्रैकर को देखा। पिताजी का सिग्नल यहीं कहीं से आ रहा है। ये एक अंडरग्राउंड बंकर हो सकता है जो सीधे नदी के नीचे बना है। रुद्रिका, प्रोजेक्ट ईडन केवल एक वायरस नहीं है, ये एक जेनेटिक रिकोडिंग प्रक्रिया है। वे इंसानों को ऐसी मशीनों में बदल रहे हैं जो न दर्द महसूस करती हैं न डर। अचानक कोहरे के बीच से एक भारी जूतों की आवाज़ गूंजी। एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वो आदमी लंबा था, उसने लंबी काली ट्रेंच कोट पहनी थी और उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बंधी थी। अंधा? रुद्रिका ने अपनी गन तानी। रुको अश्वत, ये आदमी सामान्य नहीं लग रहा। अंधा होना एक कमजोरी है अगर आप केवल आंखों से देखते हैं। उस आदमी की आवाज़ भारी और गूंजती हुई थी। मेरा नाम डेमियन है, डॉक्टर आर्यन का सबसे वफादार और ईडन का पहला सफल प्रयोग। डेमियन ने अपनी आंखों की पट्टी नहीं हटाई, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया जैसे वो उनकी धड़कनें गिन रहा हो। आश्वत खन्ना, आपकी धड़कन तेज है, आप डरे हुए हैं। और रुद्रिका खुराना, आपकी उंगली ट्रिगर पर कांप रही है। आपके कंधे का जख्म अभी भी पूरी तरह भरा नहीं है। डेमियन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये हमारी धड़कनें सुन सकता है? रुद्रिका हैरान रह गई। बिना किसी चेतावनी के डेमियन ने अपने कोट के भीतर से 2 छोटी कतारें फेंकी। रुद्रिका ने आश्वत को धक्का दिया और खुद जमीन पर गोता लगाया। अगले ही पल डेमियन हवा की रफ्तार से उनके पास पहुंच गया। वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके बाकी सेंसेस इतने तेज थे कि वो हवा के दबाव से उनकी हर हरकत को पहचान रहा था। रुद्रिका ने फायरिंग शुरू की, लेकिन डेमियन एक साए की तरह गोलियों के बीच से निकल गया। उसने रुद्रिका की कलाई पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी गन दूर गिर गई। आश्वत, भागो! रुद्रिका चिल्लाई, लेकिन डेमियन का लक्ष्य आश्वत था। उसने आश्वत का गला पकड़ लिया और उसे जेटी की रेलिंग से सटा दिया। डॉक्टर साहब, आपके पिता ने आपको बहुत कोमल बनाया है। उन्हें आपके दिमाग की ज़रूरत है, आपके शरीर की नहीं।
आश्वत का दम घुट रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सर्जिकल स्कैल्पल निकाला और डेमियन के हाथ पर वार किया, लेकिन डेमियन के शरीर पर उस वार का कोई असर नहीं हुआ। दर्द, वो क्या होता है? डेमियन ने आश्वत को हवा में उठाकर थेम्स नदी के ठंडे पानी की ओर फेंक दिया। आश्वत! रुद्रिका ने बिना सोचे समझे डेमियन पर छलांग लगा दी। उसने अपने खंजर से डेमियन की पीठ पर वार किया। डेमियन दहाड़ा और उसने रुद्रिका को जमीन पर पटक दिया, लेकिन रुद्रिका ने उसकी टांगों में अपनी टांगें फंसाकर उसे भी नदी की ओर खींच लिया। छपाक! तीनों थेम्स नदी के बर्फीले और काले पानी में गिर गए। नदी का बहाव तेज था और कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। नदी के भीतर आश्वत अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि डेमियन पानी के भीतर भी एक शिकारी की तरह आगे बढ़ रहा है। डेमियन ने आश्वत का पैर पकड़ लिया और उसे नीचे खींचने लगा। अचानक पानी के भीतर एक नीली रोशनी चमकी। ये रुद्रिका थी। उसने एक अंडर वाटर फ्लेयर जलाई थी। रोशनी के तेज धमाके ने डेमियन के संवेदनशील कान और थर्मल सेंस को एक पल के लिए सुन कर दिया। रुद्रिका ने आश्वत को इशारा किया कि वो ऊपर की ओर तैरे। आश्वत ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सतह पर आकर लंबी सांस ली। रुद्रिका भी उसके पास पहुंची। वो मर गया? आश्वत ने हाँफते हुए पूछा। ईडन के प्रयोग इतनी आसानी से नहीं मरते रुद्रिका, किनारे की ओर तैरते हुए रुद्रिका ने कहा। जैसे ही वे किनारे पर लगे एक पुराने वेयरहाउस के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सैकड़ों कंप्यूटर स्क्रीन्स जल रही थी। वेयरहाउस के बीचों बीच एक विशाल टैंक था जिसमें एक इंसान तैर रहा था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अनामिका का क्लोन जैसा लग रहा था। आश्वत ने कांपते हाथों से कंप्यूटर की फाइल्स को एक्सेस किया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रुद्रिका, प्रोजेक्ट ईडन का मतलब केवल एक वायरस नहीं है, ये कॉन्शियसनेस ट्रांसफर है। पिताजी अपनी चेतना को एक नए युवा और अमर शरीर में डालना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अनामिका के दिमाग का वो कोड X चाहिए जो डेटा को प्रोसेस कर सके। यानी वो अपनी ही बेटी को मिटाकर खुद अमर होना चाहता है। रुद्रिका के स्वर में घृणा थी। तभी वेयरहाउस का मुख्य दरवाजा धमाके के साथ खुला। डेमियन बाहर खड़ा था। उसका शरीर पानी से तरबतर था और उसकी आंखों की पट्टी हट चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। खेल का समय खत्म हुआ। डेमियन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन इस बार आश्वत पीछे नहीं हटा। उसने वेयरहाउस के कंट्रोल पैनल से एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जनरेट कर दी। डेमियन के कान, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थे, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। डेमियन घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने कानों को दबाकर चीखने लगा। रुद्रिका ने मौका देखा और अपनी पिस्तौल से वेयरहाउस के ऊपर लटके हुए भारी कंटेनर की चेन पर गोली चला दी। धड़ाम! विशाल लोहे का कंटेनर सीधे डेमियन के ऊपर गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और वेयरहाउस की जमीन हिल गई। आश्वत और रुद्रिका हाँफते हुए मलबे के पास खड़े थे। डेमियन खत्म हो चुका था, लेकिन प्रोजेक्ट ईडन का वो टैंक अभी भी चालू था। आश्वत ने टैंक के डेटा को नष्ट कर दिया। हमने आज उसे रोक दिया रुद्रिका, लेकिन पिताजी यहाँ नहीं है। वो कहीं और से ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। रुद्रिका ने आश्वत का हाथ थाम लिया। उसके हाथ ठंडे थे, लेकिन उसकी पकड़ में एक भरोसा था। हम उन्हें ढूंढ लेंगे आश्वत, अब हमारे पास ईडन का पूरा डेटा है। तभी आश्वत के फोन पर कर्नल अर्नव का मैसेज आया। लंदन ब्रिज के नीचे एक गुप्त पनडुब्बी का पता चला है, वो निकल रही है, जल्दी करो। आश्वत ने रुद्रिका की आंखों में देखा। अगला स्टॉप समुद्र की गहराइयां। रुद्रिका ने अपनी भीगी हुई जुल्फों को पीछे किया और मुस्कुराई। चलो डॉक्टर, इस बार मैं पनडुब्बी चलाऊंगी। 2-2-2 लंदन की थेम्स नदी की सतह पर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन पानी के 200 फीट नीचे एक खामोश दानव तैर रहा था, नेपट्यून 9। ये डॉक्टर आर्यन खन्ना की वो अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी थी जो रडार की नज़रों से ओझल होकर अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रही थी। एक छोटी सी अंडरवाटर स्कूटर सब की मदद से आश्वत और रुद्रिका ने पनडुब्बी के पिछले एयरलॉक तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली थी। पानी का दबाव इतना था कि उनकी हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा था। तैयार हो? आश्वत ने अपने डाइविंग मास्क के भीतर से पूछा। रुद्रिका ने हाथ से अंगूठे का निशान दिया। जैसे ही एयरलॉक का दरवाज़ा खुला और पानी बाहर निकला, वे पनडुब्बी के धातु से बने गलियारे में दाखिल हुए। यहाँ की रोशनी लाल थी और हवा में एक अजीब सी कृत्रिम ऑक्सीजन की गंध थी। उन्होंने अपने भीगे हुए डाइविंग सूट उतारे। नीचे रुद्रिका ने अपनी टैक्टिकल गियर और आश्वत ने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। यहाँ की खामोशी डरावनी है रुद्रिका, अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल तानते हुए कहा। ऐसा लग रहा है जैसे वे हमारा इंतजार कर रहे हों। जैसे ही वे मुख्य कंट्रोल रूम की ओर बढ़े,
अचानक गलियारे के दोनों तरफ से स्वचालित गन बुर्ज जमीन से बाहर निकले। झुको, आश्वत ने रुद्रिका को धक्का दिया। गोलियों की बौछार ने दीवारों को छलनी कर दिया। रुद्रिका ने जमीन पर लेटकर एक सटीक निशाना साधा और गन बुर्ज के सेंसर को उड़ा दिया। आश्वत, हमें मुख्य सर्वर रूम तक पहुंचना होगा, पिताजी वहीं होंगे। जब भी मुख्य कमान केंद्र के भारी दरवाजे को पार करके अंदर पहुंचे तो मंजर देखकर उनके होश उड़ जाए। सामने विशाल स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा था जिसमें सैकड़ों लाल बिंदु चमक रहे थे और बीच में एक ऊंची कुर्सी पर डॉक्टर आर्यन खन्ना बैठे थे। वे बिल्कुल शांत थे, जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी लैब में प्रयोग का नतीजा देख रहा हो। देर कर दी तुमने आश्वत, डॉक्टर आर्यन ने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक ठंडी संतुष्टि थी। मैंने प्रोजेक्ट ईडन का फाइनल डेटा अपलोड कर दिया है। अगले 10 मिनट में ये कोड पूरी दुनिया के मेडिकल डेटाबेस में समा जाएगा। इसे अभी रोको पिताजी, आश्वत चिल्लाया। आपने जो किया वो विज्ञान नहीं, पागलपन है। आप इंसानों को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ, दर्द से मुक्त, नफरत से मुक्त, मेरे नियंत्रण में। रुद्रिका ने अपनी गन डॉक्टर आर्यन के माथे पर टिका दी। अपना हाथ ऊपर करो बूढ़े आदमी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। डॉक्टर आर्यन हल्के से हंसे। तुम्हें क्या लगता है मैंने इस पनडुब्बी में अपनी जान बचाने के लिए शरण ली है? नहीं, ये पनडुब्बी एक आत्मघाती बम है। अगर मेरा दिल धड़कना बंद हुआ या अगर तुमने सिस्टम को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की तो एक परमाणु धमाका होगा जो आधे अटलांटिक को हिला देगा। आश्वत के हाथ कांपने लगे। उसने स्क्रीन पर चल रहे कोड को देखा। पिताजी, आपने अपने ही दिल की धड़कन को इस बम के ट्रिगर से जोड़ रखा है। ये डेड मैन स्विच का सबसे विभत्स रूप है। यही तो खूबसूरती है मेरे बेटे। डॉक्टर आर्यन ने आश्वत की ओर एक कदम बढ़ाया। तुम्हें मुझे जिंदा रखना होगा ताकि दुनिया बची रहे, लेकिन अगर तुम मुझे जिंदा रखते हो तो प्रोजेक्ट ईडन पूरी दुनिया को गुलाम बना लेगा। अब बताओ, एक डॉक्टर होने के नाते तुम क्या चुनोगे, एक जान या अरबों जाने? रुद्रिका ने आश्वत की ओर देखा। आश्वत, ये हमें फंसा रहा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आश्वत ने गौर से मॉनिटर की कोडिंग को देखना शुरू किया। उसकी सर्जन वाली आंखें उन नसों को ढूंढ रही थीं जहां ये डिजिटल जाल बुना गया था। रुद्रिका, मुझे इसके दिल की धड़कन को डिजिटल सिग्नल से अलग करना होगा। मुझे एक बाईपास बनाना होगा, जैसे मैं हार्ट सर्जरी में करता हूँ। अचानक पनडुब्बी के अलार्म बजने लगे। कर्नल अर्नब के टॉर्पीडो ने पनडुब्बी को बाहर से निशाना बनाना शुरू कर दिया था। पनडुब्बी जोर से हिली। रुद्रिका, इन्हें रोको, मुझे 5 मिनट चाहिए, आश्वत चिल्लाया और उसने अपने पोर्टेबल लैपटॉप को मुख्य सर्वर से जोड़ लिया। डॉक्टर आर्यन ने अपने कोट की जेब से एक छोटी सी इंजेक्टेबल गन निकाली। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा आश्वत। इससे पहले कि वे आश्वत पर वार करते, रुद्रिका उनके और आश्वत के बीच आ गई। उसने डॉक्टर आर्यन का हाथ मरोड़ा और उन्हें जमीन पर पटक दिया। दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। डॉक्टर आर्यन बूढ़े जरूर थे, लेकिन उनके शरीर में भी वही ईडन के एनहांसमेंट्स थे जो डेमियन में थे। उन्होंने रुद्रिका के जख्मी कंधे पर जोर से प्रहार किया। आह! रुद्रिका की एक चीख निकली, लेकिन उसने डॉक्टर आर्यन की गर्दन नहीं छोड़ी। आश्वत, जल्दी करो! आश्वत के हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। बस 1 सेकंड, कोड एक्स को डिकोड कर रहा हूँ। और हो गया। जैसे ही आश्वत ने एंटर दबाया, स्क्रीन पर नीली रोशनी चमकी। डॉक्टर आर्यन के दिल का सिग्नल बम के ट्रिगर से अलग हो गया। नहीं! डॉक्टर आर्यन दहाड़े। रुद्रिका ने मौका पाकर डॉक्टर आर्यन को धक्का दिया और आश्वत की ओर भागी, लेकिन डॉक्टर आर्यन ने अंतिम दांव खेलते हुए मैनुअल बम बटन दबा दिया। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई नहीं रहेगा। पनडुब्बी के इंजन रूम में एक धमाका हुआ। पानी अंदर आने लगा। आश्वत, हमें भागना होगा। रुद्रिका ने उसका हाथ पकड़ा। आश्वत ने अपने पिता की ओर देखा, जो अब टूटे हुए सर्वर के पास गिरे थे। डॉक्टर आर्यन की आंखों में हार और पागलपन का मिश्रण था। पिताजी, चलिए हमारे साथ। आश्वत ने हाथ बढ़ाया। डॉक्टर आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एक क्रिएटर कभी अपने डूबते हुए जहाज को छोड़कर नहीं जाता। जाओ आश्वत, तुमने आज अपने पिता को हरा दिया, पर याद रखना, तुमने आज एक भगवान को मार दिया है। आश्वत और रुद्रिका एस्केप पॉड की ओर भागे। जैसे ही वे पॉड में बैठकर बाहर निकले, एक जोरदार रोशनी के साथ पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गई। समुद्र की सतह पर जब पॉड ऊपर आया तो सूरज की पहली किरणें पानी पर बिखर रही थी। कर्नल अर्नब का जहाज पास ही था। आश्वत ने रुद्रिका को अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। दोनों भीगे हुए थे, थके हुए थे, लेकिन आज पहली बार वे आजाद महसूस कर रहे थे। द सन बुझ चुका था। सब खत्म हो गया? रुद्रिका ने धीरे से पूछा। आश्वत ने उसकी पेशानी को चूमा। हाँ पिताजी, कोडेक्स, वो नफरत, सब दफन हो गया। लेकिन जैसे ही वे कर्नल के जहाज पर चढ़े, आश्वत को अपनी जेब में एक हलचल महसूस हुई।
उसने हाथ डाला तो देखा कि उसके पिता की वो पुरानी चांदी की घड़ी फिर से चलने लगी थी, लेकिन इस बार उसमें एक नया संदेश चमक रहा था। अगली पीढ़ी के लिए शुभकामनाएं, द सन 2.0। आश्वत ने घड़ी को देखा और फिर रुद्रिका की ओर। उसने घड़ी को समुद्र की लहरों में फेंक दिया। अब कोई 2.0 नहीं होगा, आश्वत ने दृढ़ता से कहा। रुद्रिका ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। चलो घर चलते हैं डॉक्टर। अटलांटिक महासागर के लहरों के नीचे हुआ वो धमाका अंत नहीं, बल्कि एक नए और भीषण युद्ध का बिगुल था। आश्वत और रुद्रिका को लगा था कि डॉक्टर आर्यन के साथ कोड एक्स हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन वे भूल गए थे कि डॉक्टर आर्यन ने अपनी विरासत केवल एक पनडुब्बी तक सीमित नहीं रखी थी। मुंबई वापस लौटने के एक हफ्ते बाद खन्ना मैंशन में शांति तो थी, लेकिन वो शांति किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। आश्वत अपनी बालकनी में खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग था, पर उसकी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थी। तभी रुद्रिका पीछे से आई। उसने एक सफेद ढीला शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि एक अजीब सी चिंता थी। तुम सोई नहीं? रुद्रिका ने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए पूछा। नींद अब कोसों दूर है रुद्रिका, आश्वत ने भारी आवाज में कहा। पिताजी ने मरते समय कहा था कि उन्होंने एक भगवान को मार दिया है। मुझे अब समझ आ रहा है कि उनका मतलब क्या था। उन्होंने कोडेक्स को नष्ट नहीं किया था, उन्होंने उसे ओपन सोर्स कर दिया था। रुद्रिका झटके से सीधी हुई। ओपन सोर्स मतलब अब वो डेटा किसी के भी पास हो सकता है? हाँ, डार्क वेब पर एक नई वेबसाइट उभरी है, द पैंथियन। वहाँ पिताजी के शोध के टुकड़े नीलामी के लिए रखे गए हैं। दुनिया भर के छोटे बड़े आतंकी संगठन, तानाशाही सरकारें और माफिया अब अपना अपना कोडेक्स बनाने की होड़ में है। नया विलन, द आर्किटेक्ट। तभी कर्नल अर्नव का एक अर्जेंट वीडियो कॉल आया। उनकी स्क्रीन पर एक धुंधली तस्वीर दिख रही थी, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर रुद्रिका के हाथ अपने आप मुट्ठियों में भिंज गए। रुद्रिका, आश्वत, इसे देखो, कर्नल अर्नव ने कहा। दुबई और लंदन के हमलों के बाद दक्षिण पूर्वी एशिया में एक नया खिलाड़ी उभरा है। इसे लोग दी आर्किटेक्ट कह रहे हैं। इसकी कार्यप्रणाली डॉक्टर आर्यन जैसी ही है, लेकिन ये कहीं अधिक क्रूर है। इसने पिछले 24 घंटों में जकार्ता के एक पूरे अस्पताल को बायोलॉजिकल लॉकडाउन में डाल दिया है। उसकी मांग क्या है? आश्वत ने पूछा। उसकी कोई मांग नहीं है, कर्नल ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने बस एक संदेश भेजा है, डॉक्टर आश्वत को मेरे पास लाओ या फिर हर घंटे 100 लोग मरेंगे। इसी बीच घर के अंदर से अनामिका की एक जोरदार चीख सुनाई दी। आश्वत और रुद्रिका दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। अनामिका फर्श पर बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे और वो दीवार पर पागलों की तरह कुछ लिख रही थी। जब आश्वत ने दीवार पर देखा तो उसका खून जम गया। अनामिका ने अपने नाखूनों से खुरचकर एक नक्शा बनाया था। वो नक्शा भारत का नहीं, बल्कि तिब्बत के एक प्रतिबंधित क्षेत्र का था। दीदी, ये क्या है? आश्वत ने उसे संभाला। अनामिका की आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। वो अभी भी बात कर रहा है आश्वत। वो मरा नहीं है, वो क्लाउड में है, वो शून्य में है। रुद्रिका ने आश्वत की ओर देखा। आश्वत, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिता ने अपनी चेतना को डिजिटल रूप में अपलोड कर दिया हो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में? आश्वत के दिमाग में बिजली सी कौंधी। डिजिटल इमॉर्टैलिटी। अगर ऐसा है तो हम एक इंसान से नहीं, एक ऐसे खुदा से लड़ रहे हैं जो हर कंप्यूटर, हर फोन और हर सैटेलाइट में मौजूद है। हमें जकार्ता जाना होगा, रुद्रिका ने अपनी गन बेल्ट पहनते हुए कहा। अगर वो पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं तो हम उसे निराश नहीं करेंगे, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे। आश्वत ने अपनी मेडिकल किट उठाई, लेकिन इस बार उसमें सर्जिकल चाकू के साथ साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस भी थी। तैयार हो जाओ रुद्रिका, अगर पिताजी ने खुद को एक वायरस में बदल लिया है तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा एंटीवायरस बनना होगा। जैसे ही वे हेलीपैड की ओर बढ़े, अयान, रुद्रिका का छोटा भाई, दौड़ कर आया। दीदी, क्या आप फिर से जा रही है? रुद्रिका ने झुककर अयान को गले लगाया। अयान, हम बस एक छोटे से काम के लिए जा रहे हैं, तुम अनामिका दीदी का ख्याल रखना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है? अगर आपको मेरी लिखी कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।